बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डीएचए पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर तजम्मुल हुसैन अंजुम साहब हैं। ये एक्स पीआरओ रहे हैं डीएचए के, और इस वक्त भी एक कदरे अखबार के नाम से एक मैगज़ीन है वीकली, उसको चला रहे हैं। और डीएचए में सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो ये पेपर है जिसमें रियल स्टेट सेक्टर से मुतल्लिक़ तमाम जो खबरें हैं वो ये नशर करते हैं। तो अमर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जो को के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं वो चौधरी तकीर सरवर हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा जमल भाई, आपके साथ तो हमारा एक पुराना रिलेशन है। मुझे बताएं, डीएचए को तो आपने काफ़ी देखा है एज ए पीआरओ। अब देखते हैं डीएचए तो अपना एक स्टैंडर्ड उसी तरह ही बरकरार रखे हुए है। क्या समझते हैं कि आगे जो एक्सटेंशन हो रही है उसके अंदर कितनी तेज़ी आ रही है? क्योंकि मैंने देखा आज तक पाकिस्तान के अंदर जो लिविंग स्टैंडर्ड में कुछ जिद्दत लाई है तो वो डीएचए ने लाई है। और डीएचए ने अगर देखा जाए तो आज तक उसका कोई मुकाबला नहीं है। और जिस शहर में भी जो भी प्रोजेक्ट शुरू करता है लोग हाथों हाथ उस प्रोजेक्ट को खरीदते हैं, और बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी तो इंतजार में रहते हैं। अब लाहौर की बात करें, अब लाहौर के सराउंडिंग में हर जगह डीएचए आप तकरीबन अपने तमाम फेसेस कर चुका है। फ्यूचर में ये क्या प्लान कर रहा है? और आप ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो थोड़ा सा डरे हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से, क्योंकि गवर्नमेंट की जो नाकस पॉलिसी है उसकी वजह से रियल स्टेट सेक्टर से भी सरमाया लोगों ने निकाल लिया है। लेकिन डीएचए का नाम उसी तरह ही स्टैंड कर रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लोगों को शशुपंज है, लोग डरे हुए हैं। उसकी क्या वजूहत है? और थोड़ा सा लोगों को इत्मीनान भी दें। जी अच्छा, असल सूरत हाल ये जी कि डीएचए एक नाम है एतमाद का। लोग इसलिए बेपनाह एतमाद करते हैं इस इदारे पे कि ये फौज जो है वो इसको रन कर रही है, जो जनरल्स हैं वो इसके हेड हैं। और इस वक्त भी अपना हमारे पास सर्विंग ऑफिसर जो आर्मी के, वो 6 से 7 ऑफिसर जो है वो सीनियर पोस्टों पे पाक फौज से आए हुए हैं। ठीक है जी, वो सर्विंग है इस वक्त। इसलिए एक तो बात यह है कि यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई आपका सरमाया गैर महफूज नहीं है, प्लॉट आपका गैर महफूज नहीं है, किसी किस्म के कब्जे का डर नहीं है। यहाँ पे जिन लोगों ने 40 साल पहले प्लॉट लिए थे, आज भी अगर वो खाली पड़े हुए तो वहां कब्जा नहीं है किसी का। आप किसी भी एक प्लॉट पे कोई ईंट भी रख नहीं सकता, ना डीएचए में कोई टक ईंट का आ सकता है जब तक आपको परमिशन ना हो, जब को आपको तमीर की इजाजत ना मिली हो। तो इस लिहाज से डीएचए एक महफूज जगह है, इसलिए लोग यहाँ घर बनाना पसंद करते हैं। दूसरा है कि लिविंग स्टैंडर्ड जो है डीएचए में, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बड़ा हाई है। हर तरह की सहूलत जो रिहायशियों को दी जाती है। यहाँ बड़े खूबसूरत क्लब्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सिनेमा है, पार्क्स हैं बड़े बड़े। और सबसे बड़ी चीज जो है वो यहाँ का कम्युनिटी सेंटर है, जहाँ कम्युनिटी के लोग इकट्ठे होकर अपने गेट टूगेदर्स करते हैं और एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल करते हैं। तो डीएचए इस लिहाज से बहुत आगे जा रहा है। आप देखिए कि जब डीएचए सबसे पहले कराची में बना था, उसके बाद डीएचए इस्लामाबाद होकर डीएचए लाहौर डेवलप हुआ। 1975 में डीएचए लाहौर स्टेब्लिश हुआ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कई साल गुजर चुके हैं। डीएचए का नाम एतमाद के साथ लिया जाता है। मैं समझता हूं कि डीएचए का ये नाम इसीलिए है कि डीएचए में आज तक किसी भी एक प्लॉट पे आप मुझे कब्जा नहीं दिखा सकते, किसी ने कब्जा किया हो या कब्जे से मुतल्लिक कोई केस अदालत में हो। अच्छा तजम्मल साहब, थोड़ा सा दरमियान में मैं आपको रोक रहा हूँ। एक इशू बना था डीएचए वैली और डीएचए सिटी का, बस इसके अलावा अगर देखा जाए तो डीएचए से लोगों को कोई गिला शिकवा नहीं। अब मुझे बताएं, मैंने देखा जब डेवलपमेंट हो रही होती है, बहुत तेज़ी से हो रही होती है, रोड्स बन चुके होते हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी बन चुकी होती है, फिर जाकर लोगों को रिहायशें देते हैं। इस वजह जब मैं विजिट करता हूँ रिंग रोड से, तो ऐसे बहुत से ब्लॉक्स हैं जहाँ पर अभी डेवलपमेंट हो रही है। तो ये वो जो डेवलपमेंट वर्क है, ये वो प्लॉट होते हैं जो लोगों को अभी पोजेशन देने होते हैं, और ये हिस्ट्री रही है डीएचए अपने टाइम से पहले डिलीवर करता है। टाइम से पहले डिलीवर किया है। एक टाइम पीरियड होता है, फॉर एग्जाम्पल एक फेज डेवलप होने जा रहा है, 5 साल का टाइम दिया गया है। जब आप प्लॉट या फाइल खरीदते हैं तो आपको बताया जाता है कि 5 साल बाद डेवलपमेंट इसकी कंप्लीट होगी। लेकिन कई दफा ऐसा हुआ है कि हमने 4 ईयर 3 ईयर्स में ही डेवलपमेंट कंप्लीट कर ली है, और आलमी मयार की डेवलपमेंट होती है वहां पे। आजकल आप देख रहे हैं फेज 9 प्रिज्म में काम हो रहा है, फेज 9 प्रिज्म की डेवलपमेंट दिन रात हो रहा है वहां पे काम। और इंशाल्लाह ताला 2 उसके जो है फेजेस डेवलप हो चुकी हैं, और उनको राशन भी दिया जा चुका है। लोगों ने वहां घर बनाने शुरू कर दिए हैं। फेज 9 प्रिज्म के 2-3 ब्लॉक्स में घर बन रहे हैं इस वक्त। इस तरह जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है, डीएचए लोग पोजेशन देता जा रहा है। पहले होता था कि पूरे फेज की डेवलपमेंट कंप्लीट होती थी,
पोजीशन दिया जाता था। अब सेक्टर्स की डेवलपमेंट कंप्लीट होती है, डीएचए उसी सेक्टर का पोजीशन दे देता है। फॉर एग्जांपल आपका आर ब्लॉक है, टी ब्लॉक है, उसकी अपना डेवलपमेंट कंप्लीट हुई है तो डीएचए ने साथ ही उसका पोजीशन अनाउंस कर दिया, लोगों ने वहां घर बनाने शुरू कर दिए। अच्छा, तो जब मतलब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊंगा, अभी अपकमिंग अगर बताएं कोई ब्लॉक्स आ रहे हैं तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो अभी किस में कर सकते हैं? क्योंकि मैंने देखा है इस 1.5 साल में तो इतनी प्राइसेस आई हुई हैं, हालांकि पाकिस्तान में मार्केट डाउन है, फिर भी डीएचए की मार्केट में कोई कमी नहीं आती। इसकी क्या वजूहत है? उसकी वजह ये है कि डीएचए में प्लॉट आपका महफूज है। लोग समझते हैं कि ये यहाँ हम चीज लेंगे महफूज होगी। ठीक है, आपने सवाल किया कि कहाँ इस वक्त इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो डीएचए में फेज 10 में जो फाइल्स हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट का बड़ा अच्छा मौका है इस वक्त। ठीक है, फेज 10 में वहाँ अगर आप फाइल ले लेते हैं तो कल को आपको जब प्लॉट पोजीशन मिलता है वहाँ पे, तो उसकी बैलेटिंग के बाद उसकी कीमत में दुगनी अपना हो जाएगी कम से कम। अच्छा, फेज 10 की लोकेशन क्या है इस वक्त? अगर हम बीआरबी से लाइन से अंदर आते हैं तो ये बरकी रोड से टच करता है, किस रोड से टच कर रहा है फेज 10? फेज 10 बेदिया रोड को और इसकी बैक पे फिरोजपुर रोड है, उसके दरमियान में सेंटर में ये 9 के बिल्कुल साथ है। ओके ओके, ठीक है। मतलब लैंड का इनको कोई इशू नहीं है, लैंड इनके पास ऑलरेडी होती है, बस डेवलपमेंट का होता है कि डेवलपमेंट अगर शुरू हो गई है तो इसका मतलब है आप इसकी प्राइसेस बढ़ने लगे हैं। कितने से स्टार्ट हुई थी इसकी बुकिंग? डीएचए में जो लैंड है जी, सबसे पहले लैंड एक्वायर की जाती है, मालकान से हम कब्जा अपने पास लेते हैं, उसकी रजिस्ट्री होती है, उसका इंतकाल डीएचए के अपने नाम पे होता है। ठीक है, फिर हम प्लॉट बनाते हैं, फिर बैलेटिंग करते हैं, उसकी बैलेटिंग आफ्टर द बैलेटिंग उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा हूँ फेज 10 में इस टाइम प्राइस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बुकिंग कितने से है और फिर इंस्टॉलमेंट्स पे है ये प्लॉट? नहीं, ये तो अपना नेट पेमेंट पे आपको मिलेगा इस वक्त। ओके, क्योंकि ये लोगों को ना अलॉट किए होते हैं, जो होती है लैंड ओनर जो है उसको फाइल दे दी जाती है, डीएचए के पास अपने फाइल नहीं होती। ठीक है, डीएचए जब उससे जमीन लेता है उसके जमीन के बदले उसको फाइल हम इशू करते हैं, पैसे नहीं देते उस लैंड ओनर को। हाँ बिल्कुल, मैं इसकी तरफ भी आना चाह रहा हूँ कि डीएचए का पैटर्न क्या आता है। मेरे जो आम नाजरीन है उनको इस चीज का आइडिया नहीं है कि एलडीए सिटी ने थोड़ा सा आपके पैटर्न को फॉलो किया था। तरीकाकार क्या है कि लैंड ओनर से जमीन एक्वायर कर ली जाती है, मतलब किसके 50 एकड़ है तो उस 50 एकड़ के अगेंस्ट आप उनको फाइल्स दे देते हैं, वो फाइल्स डीलर्स के थ्रू मार्केट में ट्रेड होती हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ये प्रोसीजर होता है। ठीक है, अब डीएचए में ओपन फाइल का कोई तस्वर नहीं है। ठीक हो गया, फाइल होगी बाय नेम होगी, ठीक है ना जी? ओके, इसलिए यहाँ कोई घपला नहीं हो सकता। ठीक है, हमारे यहाँ ये ओवर सेलिंग होती है, बाकी प्राइवेट सोसाइटीज में ऐसा कोई वहां पर लोगों को मसला नहीं है। जिसने भी फाइल लेनी है वो ये है कि ऑन ग्राउंड ही उसको मिलेगी, प्लॉट के साथ मिलेगी और नंबर के साथ मिलेगी, वो ट्रांसफर ही होगी उसके नाम पर। जी बिल्कुल। अच्छा, अब उसके नाम पर ट्रांसफर होगी जी। और सबसे महफूज ये है कि अगर आपके नाम पे प्लॉट है या फाइल है तो आपकी फाइल आपका बेटा आपकी बीवी भी आके नहीं डीएचए में देख सकते ना, उसको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। देखें, ठीक, कोई लेटर आप उस प्लॉट से रिलेटेड कोई भी लेटर आपका बेटा या बीवी रिसीव नहीं कर सकती, जब भी आएंगे आप खुद आकर रिसीव करेंगे। तो जमल साहब ये बताइए, और अभी ओवरसीज के लिए डीएचए ने एक नई अपना पॉलिसी की है कि आप बाहर भी बैठे हैं वहीं आपका प्लॉट ट्रांसफर हो जाता है, फाइल ट्रांसफर हो जाती है, आपको पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो जमल साहब ये तो डीएचए के हवाले से हो गया कि जो डीएचए है वो वहाँ पे आपकी सरमायाकारी जो है वो भी महफूज है, वहाँ पे आपके प्लॉट पे कब्जा भी नहीं हो सकता। अब कुछ डीलर के हवाले से बताइएगा। पिछले 1 से 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि जो वहाँ पे डीलर्स बैठे हुए थे डीएचए में वो बहुत ज़्यादा जो है वो शिफ्ट हुए हैं। जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं वो माहौल बन रहा है कि डीएचए में ऑफिस बना रहे हैं। आपको पता होगा फेज़ 8 में, फेज़ 6 में काफ़ी ज़्यादा ऑफिस बने हैं प्राइवेट सोसाइटीज़ के, जिसकी वो डाउन पेमेंट भी कम है और फाइल सिस्टम है। बहुत ज़्यादा डीलर जो आपका डीएचए को जो डील करता था पहले वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरफ स्विच हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि डीएचए में अगर आप कोई प्लॉट बेचते हैं तो आपको सिर्फ उसका कमीशन मिलता है, ठीक है, जबकि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज जो है वो कमीशन के साथ आपको टोकन भी देती हैं। जी आपने ये बुक कराई है, फॉर एग्जाम्पल 3 लाख का आपने उनको दिया है अपना बेनिफिट लेके, तो उसमें से 1 लाख रुपए उनको फाइल बेनिफिट दिया जाता है। एक बड़ा बेनिफिट वो लेने के लिए वो लोग उधर मूव कर रहे हैं। बहरहाल डीएचए ने, जो डीएचए स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन है, उसको भी लेटर लिखा है कि प्राइवेट सोसाइटी में अगर आप मूव करते हैं तो वहां डीएचए का रजिस्टर्ड डीलर का नाम इस्तेमाल ना करें आप।
बिल्कुल, हम ये अपने देखने में तौर हो से रहा उसको है। ऑन करें। बिल्कुल, अभी मैंने देखा है एक बड़ा टाउन है जैतून ग्रुप का, जैतून लाइफस्टाइल, उसमें आपके डीएचए के डीलर ही आकर बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन यह है कि वहाँ पर डीलर जो उसकी बरादरी है वो काफ़ी डिस्टर्बेंस है, और उसकी वजह से यह है कि क्योंकि ओवर सेलिंग है, लैंड जो ओनर है, टाउन ओनर है, उसको ओन नहीं करते, फिर डीलर भी फंस जाते हैं, फिर एक डीलर फंसता है तो दूसरों को भी फंसा देता है। ये हमारे यहाँ एक बदकिस्मती है हमारी। तो जमल साहब, आप मुझे बताइएंगे लाहौर से बाहर हम आगे जाते हैं तो जी जी। अभी आप थोड़ा सा मेरे नाजरीन को बताइएगा, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं और पैसा लगाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि डीएचए में अगर सबसे ज़्यादा सरमायाकारी होती है तो रियल एस्टेट सेक्टर में ओवरसीज पाकिस्तान की होती है, और वो एतमाद के साथ करते हैं। और मैं ये भी देखता हूँ कि वहाँ डीएचए में ज़्यादातर आम पाकिस्तानी, आम शहरी रहते हैं। मुझे नहीं पता कभी कोई फौजी ज़्यादा अफसरान रहते हैं, वो कैंट में तो रहते होंगे, लेकिन जब मैं कैंटे में जाता हूं तो मुझे वहां का जो स्टैंडर्ड नज़र आता है किसी एक इंटरनेशनल सिटी के मुताबिक इक्वल नज़र आता है। साइन बोर्ड, मार्केट्स और हर तरह की कोई नजायज़ तजावज़ात नहीं है, कोई शोर नहीं है उस तरह का जिस तरह होता है हमारे यहाँ मार्केट रोड्स के ऊपर रेडी मान हो जाते हैं और नजायज़ तजावत की भरमार होती है। और फिर एक रहने का एक सलीका, एक तरीका बताया गया, ये जो दूसरों से मुमताज़ करती है इनको। अच्छा, अब मुझे ज़रा बताइएगा लाहौर से बाहर, लाहौर से बाहर अब कितने सिटीज़ में डीएचए आ चुके हैं? मैंने क्वेटा देखा, पेशावर देखा, भावलपुर देखा, इसके अलावा भी अभी कोई और सिटी है जहां पर आना चाह रहा है? क्योंकि ग्वादर मैंने देखा वहां डीएचए नहीं आया, तो फ्यूचर में आएगा वहां पर भी? इंशाल्लाह ग्वादर में भी डीएचए प्लान करने जा रहे हैं। अभी वहां पे जो कुछ जमीन एक्वायर होने के जो मसाइल है उसमें डीएचए नहीं पड़ना चाह रहा। अच्छा, ठीक है, जब इंशाल्लाह वहां क्लियर होती है, लैंड वगैरह क्लियर होती है, डीएचए भी वहां ग्वादर में जाएगा। और इसके अलावा डीएचए जिन शहरों में है वहां पे कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वहां पे अच्छा काम किया जाए। फॉर एग्जाम्पल डीएचए कोयटा में डेवलपमेंट बड़ी तेजी से हो रही है, इस तरह हैदराबाद आप लगाए, भावलपुर में देखें, पेशावर में देखें, मुल्तान में देखें, गुजरांवाला में देख लें आप। ठीक है, हर बड़े शहर में इस वक्त डीएचए आ चुका है, और इसकी वजह भी यही है कि लोग डीएचए पे इत्मीनान कर रहे हैं। जो उन इलाकों में छोटी सोसाइटीज है उनसे लोग मूव करके डीएचए में आ रहे हैं। ठीक है, मुल्तान में आप देखते हैं क्लब बनना शुरू हो गया, घर बनना शुरू हो गया डीएचए मुल्तान में, हालांकि 4-5 साल पहले डीएचए मुल्तान आया मार्केट। मैंने अभी पेशावर पूछा है, वो कहते हैं रैश, वाकई आपकी बात सही है कि वो टाइम से पहले पोजेशन दे रहे हैं। बात जमरा भाई, आपका बहुत शुक्रिया, हम नेक्स्ट आपको किसी प्रोग्राम में दोबारा शामिल करेंगे। आज का आपका हम चलें, बहुत शुक्रिया। जो साहब आपने बातें सुनी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि डीएचए इस वक्त और बड़ा नाम है और उसका कोई कंपटीशन नहीं है किसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर देखा जाए तो महंगे हैं। अगर देखा जाए आम आदमी के लिए वहाँ ये सहूलत नहीं है किस्तों की। हम अगर बाकी सोसाइटी में देखते हैं, बहरिया भी देख लेते हैं, तो इंस्टॉलमेंट का ये जो पैकेज है ये लोगों को फैसिलिटेट करता है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। तो उसका थोड़ा सा ये अगर हम फर्क निकालें तो इतना इसमें काजी साहब मामला यह है कि डीएचए की जो क्लास है ना वो बिल्कुल हट के है, दूसरी सोसाइटी से हट के है। इसलिए इन्होंने डे 1 से कभी भी किसी को आदत नहीं डाली कि वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर वो जो है वो पेमेंट प्लान में आए, क्योंकि वो वहां पे होता है जहाँ पे कंपटीशन होता है या जहाँ पे कोई आपका प्लॉट बिक नहीं रहा होता, तो वहां पे आप आते हैं उस तरफ। मतलब ये डील निकालते हैं तो हाथों हाथ बिक जाती है। बिल्कुल, इनका वो स्टैंडर्ड जो है उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि डीएचए जो है वो इन्होंने रहने का सलीका बताया। उसके बाद आए हैं जितने भी ब्रांड्स आए हैं, आज उनके बड़े नाम हैं, वो चाहे टक्कर दे रहे हैं डीएचए को, जैसा कि बैरिया और बड़े नाम हैं जो दे रहे हैं, इनको टक्कर दे रहे हैं। लेकिन स्टार्ट अगर कहते हैं तो वो डीएचए ने लिया, इनिशिएटिव डीएचए ने लिया। और लिविंग स्टैंडर्ड जो हमारे यहाँ के लोगों का था वो इन्होंने चेंज किया। उसके बाद जो नए लोग आए, नई हाउसिंग सोसाइटीज आई, वो भी देखें कि वो इन्हीं को देख के बाद में सीखा है इनसे, सीखा यहाँ पे। लेकिन अब ये है थोड़ा सा कि इनको भी सीखने की जरूरत है, जैसा कि बैरिया टाउन में आपने देखा कि मुकाबला बैरिया का बैरिया से है। बिल्कुल बिल्कुल बैरिया। अच्छा, डीएचए में जब जाता हूँ ना तो अब ट्रैफिक वहाँ रुकती है थोड़ी थोड़ी ना। अब इन्होंने अंडरपासेस तो बना दिए हैं, ये बेहतरी आई है उसमें कि अब इन लोगों ने वहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो बेहतर की है। अच्छा चौधरी साहब, अब आप मुझे बताइएगा, मेरे साथ कुछ दोस्त शामिल हैं यहाँ डीएचए रैबर से, और डीलर कम्युनिटी भी है, काम कर रहे हैं वो हमारे साथ। तो बहरहाल नाज़रीन, मुझे यहाँ पर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो वहाँ चौधरी मसूद साहब हैं, वो डीएचए के डीलर हैं, उनसे भी कुछ चीज़ें पूछेंगे कि डीएचए के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, क्या रेट है बाकी सोसाइटी के अंदर और डीएचए के अंदर, दोनों का मुवाजना भी करेंगे। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जी, वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर चौधरी मसूद साहब हैं। ये प्रेसिडेंट आल लाहौर रियल्टर एसोसिएशन है। आइए उनसे बात करते हैं और ये पूछते हैं कि इस टाइम DHA रहबर, ये अगर देखा जाए DHA की लोकेशन लाहौर में बहुत आइडियल है। वाद प्रोजेक्ट हैं जो रिंग रोड के लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे आते हैं, और जो DHA रहबर का प्रोजेक्ट है ये लेक सिटी से जब इंटरचेंज से उतरते हैं तो ये लेफ्ट पे आता है। DHA ये डिफेंस रोड भी है और DHA के यही प्रोजेक्ट हैं। बाकी फेज़ 10 पर बात कि हमने कर ली पिछले प्रोग्राम में। अब ये है कि मैं चौधरी साहब से पूछता हूँ, चौधरी साहब DHA रहबर के अंदर इस वक्त ऑन ग्राउंड प्लॉट कितने का है और ये कटिंग कितने कितने मरले की है वहाँ पर? सर उसमें फेज 1 जो है उसमें 8 मरले 10 मरले और कनाल के प्लॉट हैं, ठीक है, जिसमें 10 मरले की अच्छा प्लॉट जो है वो 2 से 2.5 के दरमियान में है। जो कनाल है वो 3.5 प्लस में है। जो 8 मरले है वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का है। और इसमें जो फेज 2 है उसमें 5 मरला है। 5 मरले की प्राइस कुछ 70 से शुरू होती है और 85-90 तक जाती है। अच्छा, ये ऑन ग्राउंड होते हैं और ये फौरी पोजेशन मिलती है इनकी? फॉरेन पोजीशन है इसमें। जो इसका फेज 4 है उसमें अभी डेवलपमेंट हो रही है, उसका पोजीशन अभी नहीं है। वहाँ पे जो प्लॉट है आपको वो तकरीबन कोई 55 से शुरू होता है और कोई 70 तक जाता है, जिसमें क्या आपने जो 12-13 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 3 साल में इसके अलावा देने हैं आपको। आपका तजर्बा क्या कहता है इन्वेस्टर्स के लिए इस टाइम आइडियल लोकेशन कौन सी है? सर देखें, इसमें तो जो फेज 4 है उसमें भी रूम है ऊपर जाने के, और प्लस अभी जो किंग एडवर्ड को इन्होंने आपस में मर्ज किया DHA के साथ, उसमें काफी स्कोप है कि आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां काफी बेहतरी के चांसेस है। अच्छा, तो साहब अभी बताइएगा कि इस वक्त अगर हम मुआवजना करें बाकी सोसाइटी से तो DHA और बकिया जो सराउंडिंग में हाउसिंग सोसाइटीज हैं कितना फर्क है प्राइसेस का? सर उसमें जो अच्छी सोसाइटीज हैं उसमें जैसे आप देखें ना, सराउंडिंग में लेक सिटी है, वहाँ पे भी तकरीबन वही प्लॉट 75 से 95 तक 5 मरले का प्लॉट है। ठीक है, प्राइसेस तो वही हैं, सेम ही है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली DHA के ब्रांड के साथ आपको उसी प्राइस में सेम मिल जाता है। लेकिन उसमें ये है कि DHA में आपके चांसेस हैं फ्रॉड के वो काफी कम हो जाते हैं। ठीक है, मतलब आप लोगों को मशवरा यही दे रहे हैं कि अगर मैं प्लॉट लेना चाह रहा हूँ, उसी बजट में लेना चाह रहा हूँ, तो मेरे सामने मुआवजे में ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि मैं DHA को प्रेफरेंस दूंगा, ना कि सराउंडिंग में जो बकिया सोसाइटीज़ हैं। बड़े नाम, इसमें कोई शक नहीं है। आज वलेंशिया अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा टाउन है, अच्छी डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा आप भी बिल्कुल जो डिफेंस रोड है इसके ऊपर अच्छी सोसाइटीज़ हैं। लेक सिटी की अपनी बात की, मुझे ख़ियाबान अमीद की अमीन की भी नज़र आती है डेवलपमेंट, लेकिन वो उस तरह काम नहीं हुआ जिस तरह वो डिलीवर कर सकते थे। तो आप कहते हैं कि सबसे इस टाइम आइडियल लोकेशन जो बनती है वो DHA रहबर की ही बनती है? उसमें सर मेन चीज है कि DHA एक ब्रांड है, ऑब्वियसली हर बंदा एक स्टेटस सिंबल के तौर पे लेता है इसको। वलेंशिया और इंजीनियर्स टाउन और नेस्पा की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनमें भी लोकेशन वाइज भी बहुत बेहतर है, डेवलपमेंट वाइज भी बेहतर है, और इनकी प्राइसेस तकरीबन DHA के बराबर ही हैं इस टाइम। ठीक है, इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज है और DHA की है, ये वो चीजें हैं जिसमें आप माइनस भी, बल्कि जीरो भी नहीं, मैं माइनस में कहूंगा कि फ्रॉड के चांसेस हैं। प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है कि उसमें मिसहैप्स भी हो जाते हैं और चीजें 2 जगह पे या 3 जगह सेल भी हो जाती हैं, इसलिए उसमें चांसेस फिर भी बन जाते हैं। लेकिन ये जो सोसाइटीज हैं इनमें फ्रॉड के चांसेस ना होने के बराबर है। चलें, अच्छा जो साहब मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा। इस वक्त गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उन्होंने काफ़ी हद तक जो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो डिस्टर्ब किया। आप क्या समझ रहे हैं, कुछ मुतालबात रखे हैं आपकी जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने गवर्नमेंट के सामने? ये बस आज भी मीटिंग हुई है जिसमें हमने आज काफी चीजें जो हैं वो रिटन शेप में तैयार की हैं, और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह थाकदार साहब से हमारी मीटिंग है। इस जितनी भी अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई हैं वो सारी की सारी मेरे ख्याल में हमारे कम्युनिटी को कत्ल करने के बराबर ही हैं। और आपने देखा कि ओवरऑल पिछले 4-5 महीने से जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है तो वो बिल्कुल ही ठप हो गया, खत्म ही हो गया तकरीबन। तो वो हर आते दिन के साथ जो ऑफिस हैं वो बंद हो रहे हैं, लोगों के चूल्हे बंद हो रहे हैं। तो मैं सिर्फ इन जितने भी लोग हैं उनसे यही कहा है कि जब आप टैक्सेस की रेशो को नीचे लेके आते हैं आपको पैसे उतने ही मिलते हैं, लेकिन देख आपका जो कारोबार है वो चलना शुरू हो जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप 100 रुपया टैक्स एक प्लॉट के ऊपर ले रहे हैं और आप 100 लोगों से लेते हैं तो अमाउंट उतनी ही बनती है। बिल्कुल ठीक है। और उसके बजाय अगर आप 10 लोगों से 100 रुपया लेते हैं तो
तब भी अमाउंट उतनी बनती है। तो अब आप 10 लोगों को 1000 रुपए डाल देंगे तो अमाउंट उतनी बन जाएगी, लेकिन आपके चूल्हे जो है वो बंद हो जाएंगे 90। बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप क्वांटिटी बढ़ा लें, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड है, कि आप जब चीजों की प्राइसेस नीचे करते हैं, जिसमें अभी पिछली दफा हुमायूं साहब थे तो मैंने उनसे कहा था ईद पे आप पेप्सी की बल्क सेल डालते हैं तो उससे आपको लॉस नहीं होता, क्योंकि जब आप बल्क सेल में लेके जाते हैं चीजों को तो प्रॉफिट उतना ही होता है। तो यही गवर्नमेंट के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप टैक्स रेशो नीचे लेके आएंगे, अभी पिछले 4-5 महीने में कुछ 26 अरब रुपए का लॉस हुआ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। मैं तो समझता हूँ जो साहब ये शायद ये गवर्नमेंट काम ही यही करने आई थी, हालांकि सबको पता था कि पाकिस्तान के अंदर अगर यही एक सेक्टर चलाते हैं तो बहुत बेहतरी है जी। मेरे साथ कोस्ट के फराइज जो सारे इंजाम दे रहे हैं वो चौधरी तौकीर हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, वो आपके ही इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। चौधरी साहब ये पूछना चाह रहा था कि लास्ट टाइम भी जो मुझे जहाँ तक याद है मेजर रफीक हसरत साहब जो हैं उनकी मीटिंग हुई थी इसाक डार के साथ। उन्होंने, मेरा ख्याल है जहाँ तक वो फोटो सेशन से आगे नहीं बढ़ा था, उन्होंने मीटिंग की, उनके साथ आके मुबारकबाद दी, लेकिन हमने जो देखा कि वो हाल वही रहा। अभी भी जो आपकी मीटिंग होने जा रही है वो फोटो सेशन ही होगा या उससे आगे भी बात बढ़ेगी? हमने गवर्नमेंट तो पंजाब के साथ काफी मीटिंग्स की हैं, उसमें बहुत से लोगों की एफर्ट्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हमारी एसोसिएशन की, उसमें बहुत से लोगों के एफर्ट है, और जो स्टैम्प ड्यूटी है वो 2% से 1% पे आई है। उससे पहले भी हमने जो मुज़ाकरात की उसमें भी हमने जो 7-8% पे चीजें चल रही थी उनको तकरीबन 4 या 5% पे लेके आए, जो पिछली गवर्नमेंट में भी हुआ है। अभी भी हम इंशाल्लाह देखें, मेन डिपेंड करता है नीयत के ऊपर जी। जब आपकी नीयत ठीक होती है और आप कोशिश करते हैं तो वो जात भी आपके साथ हेल्प में शामिल हो जाती है। मैं बड़ा फिर उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह, क्योंकि देखें हमारा ओढ़ना बिछोना हमारा बिजनेस और ये कम्युनिटी ही है। अगर जब हम इसके साथ सिंसियर होकर चलेंगे तो मेरे ख्याल में जब आप सिंसियर होकर और अच्छी नीयत के साथ कोशिश करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह भी हेल्प करता है। देखें चौधरी साहब, देखें आपकी तो सिंसियरिटी पे ऊपर किसी को कोई शक व शुबा नहीं है, गवर्नमेंट सिंसियर नजर नहीं आ रही, जिनको पता था कि पाकिस्तान के अंदर यही सेक्टर चल रहा है। आप देखें इंडस्ट्री हमारी बंद हो चुकी है, अब इन्होंने अगर देखा जाए तो एक यही सेक्टर बचता था जिसके साथ कुछ 54-55 जो है कंपनीज जुड़ी हुई हैं, इसके साथ इंडस्ट्रियां जुड़ी हुई हैं। तो ये तो इसमें तो बदनीति नजर आती है मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि ये लोग आपको कोई रिलीफ देने के प्लान मूड में हैं। काजी साहब, उसमें ना सिर्फ मसला सिर्फ ये है कि ये सिर्फ 38 जो डायरेक्ट इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, उसके अलावा भी आप देखें ना पाकिस्तान में हर वो बंदा जिसके पास 50 लाख या इससे ऊपर एक सरप्लस अमाउंट है वो किसी ना किसी हमारे रियल्टर के साथ अटैच है, और वो अपनी सेविंग जो है वो उसके साथ शेयर करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेता है। वो जो प्रॉफिट है वो बेसिकली कहाँ यूज होता है? वो आपके बच्चों की एजुकेशन में, और जो आपकी लग्जरीज है उसमें आप उसको यूज करते हैं। लेट्स से एक बंदे की तरह 1 लाख रुपया और वो प्रॉपर्टी से 50,000 लाख रुपए कमा रहा है, तो 1 लाख से वो अपना चूल्हा जो घर के खर्च है उसको पूरा करता है, और जो बकाया चीजें हैं बच्चों की शॉपिंग या होटल जाना या कहीं पे भी, वो लग्जरी उस एक्स्ट्रा सेविंग से उसको बाय करता है। तो जब आप इस सर्कल को रोकते हैं ऑब्वियसली, तो इससे इंटरलिंक 38 इंडस्ट्रीज तो है ही हैं, बकाया टेक्सटाइल होटल इंडस्ट्री ये जितने भी, देखिए मेरे पास पैसे होंगे तो मैं बाहर कहीं होटल में खाना खाऊंगा ना, बिल्कुल ठीक है। अब उस सर्कल को ही आपने स्टॉप कर दिया। ओके, तो मेरी इन लोगों से यही, हम उनको कन्विंस करेंगे। देखिए आप उनके साथ, हमने 2-3 प्रोटेस्ट भी किए, आपको पता है, हम अरेस्ट भी हुए, हमारे ऊपर FIR, मेरे ऊपर अपने ऊपर FIR हुई है, लेकिन अल्टीमेटली आपने टेबल टॉक ही करना है, और हम उसके जरिए ही उनको कन्विंस करेंगे लॉजिकली कि देखें जो भी सिनेरियो में है दोनों ही स्टेक होल्डर्स लॉस की पोजीशन में है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं आ रहा और हमारे चूल्हे बंद हो गए हैं। अच्छा, और इसमें सबसे बड़ा आदमी है ये काजी साहब की, गवर्नमेंट जब भी कोई चीज इम्पोज करती है, खास तौर पे जब ये सिटिंग गवर्नमेंट है ये, तो वो कभी भी स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत ही नहीं करती। आप मुशावरत से कोई चीजें करते हैं तो काफी चीजें सेटल हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, जो सब पूछना ये चाह रहा था कि ये इमरान खान साहब का आप पिछले बयानात सुन लें तो वो भी ये कहते हैं कि ये रियल एस्टेट सेक्टर जो है इसमें हमारे दौर में बड़ी तेज़ी आई, लोगों ने बड़ी प्रॉफिट टेकिंग की। अगर हम ये दूसरे दौर में आते हैं तो ये भी कहते हैं कि जी ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है यहाँ से बड़ा फंड जनरेट होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन हर दफा इसी की पीठ में छुरा क्यों घोंपा जाता है और इसी के साथ सुतेली माँ वाला सलूक किया क्यों जाता है? क्या आपकी जो कम्युनिटी है वो यकजा नहीं है? आप में कोई खामी है जो आप डिलीवर नहीं कर पाते? पूरी बात उनको शायद समझा नहीं पाते? सर ये बेसिकली ये वाहिद वो इंडस्ट्री है जिसको अभी तक रेगुलाइज ही नहीं किया गया। सही। इसकी कानूनी अभी कोई हैसियत ही नहीं मानी गई। आप देखें
कोई बंदा भी हमारा रियल्टर है ना, वो कोई भी बिजनेस या कोई भी करता है, आप देखें वो लीगली कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देख लें कि रियल एस्टेट का कोई भी एजेंट जब वो काम करता है उसको लीगल प्रोटेक्शन होती है। विदाउट उस बंदे के आप कहीं भी इंग्लैंड में या यूके में आप चीज परचेज ही नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में चीजों को रेगुलाइज करने की जरूरत है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप चीजें रेगुलाइज कर लेंगे और उसको कानून के दायरे में ले जाएंगे जिसमें हम भी बाउंड हों और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वो भी बाउंड हों, तो जब ये चीजें जो हैं वो मैनेज भी होंगी और इंशाल्लाह ये मुल्क की तरक्की में वाकई एक वाइटल रोल अदा करेंगी। अच्छा, मैसेज क्या होगा आपका जो साहब, अभी डीलर्स को अगर इकट्ठा कर लेते हैं, आपकी ग्रुपिंग खत्म हो जाती है, आपके जितने ऑल पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो सारी अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए हैं, इसकी वजह से शायद प्रेशर नहीं बिल्ट होता, गवर्नमेंट अपनी मनमानियां करती है। नहीं सर, उसमें ऑब्वियसली हम जितने भी पाकिस्तान और जितने भी हैं वो एक जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर तमाम लोग एक पेज के ऊपर हैं। ऑब्वियसली मुखालफत तो आपकी हर दो घरों में भी हो जाती है, भाइयों में भी। हम इसको भी ऊपर भी इसको इंशाल्लाह आप आने वाले मेरे को बहुत ही करीब टाइम में देखेंगे ये चीजें भी सेटल हो जाएंगी। हम तमाम एक पेज के ऊपर ही होंगे। बकाया सिर्फ मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को रियलाइज करने का, जो हम 12 कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही। देखिए हम पाकिस्तानी हैं, हम टैक्स भी देना चाहते हैं और हम चाहते हैं मुल्क भी खुशहाल हो। सिर्फ मसला ये है कि इस आप मुझे ये देखें 6 महीने से जब से इन्होंने टैक्सेस की भरमार की है या एक पैनिक सिचुएशन डाल दी है। अब आप मुझे ये बताएं एक बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं तो ऐसा लगता है एसएचओ के सामने बैठ गए हैं। हाँ जी, वो आपसे पूरी तो कहीं भी इन्वेस्टिगेशन दुनिया में ऐसा नहीं होता। आप एफबीआर आपको डरा रहा है सारा कुछ, तो ऐसे कभी भी इकोनॉमी नहीं चलती। आप फैसिलिटेट करें लोगों को, और कोई भी चीज आपने करनी है तो मैं आपके प्रोग्राम के तरफ से गवर्नमेंट के ये लोगों को कहूंगा, कोई भी चीज आपने इम्पोज करनी है तो वहां पे जो फैक्ट्रीज हैं उन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुशावरत से करें, उससे चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी। नहीं तो जो सब आपने कहा, आपको तो वो स्टेक होल्डर मानते ही है ना, ये लॉक्स हैं वो खुल जाते हैं। नहीं सर, वो आपने कहा कि पहले तो इसको इंडस्ट्री का दर्जा ही नहीं दिया गया, तो जिसको इंडस्ट्री नहीं मान रहा है तो इसका मतलब है वो उसको कहीं ना कहीं वो आपको काउंट ही नहीं कर रहे, अपने किसी ना किसी खाते में नहीं लिख रहे। तो अगर तो आपके अंदर यूनिटी होती है, आप तो इसको कई सब कागजी कार्रवाई में इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दिया हुआ है, लेकिन अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उसकी। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी और प्रॉपरली लीगल प्रोटेक्शन में नहीं आएंगी चीजें। देखिए आप भी समझते हैं कि कोई भी बंदा जब प्लॉट खरीदता है, जब डीलर की कमीशन की बारी आती है तो उसकी कोशिश होती है कि ये कोई गड़ा उसमें खोद के इसको अंदर दफन कर दिया जाए। बिल्कुल, मौत तो पड़ती उसकी है, कोई लीगल प्रोटेक्शन भी नहीं है। सही कह रहे हो। अच्छा जो साहब, मैं आखिर में आपसे पूछूंगा, जिस दिन रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था तो सरदार ताहिर साहब उस टाइम लाहौर में थे, तो बड़े खुश थे कि हमारे कुछ हालात बेहतर होंगे। हालांकि साबका दौर में आपको काफ़ी हद तक बिजनेस में अंदर सपोर्ट मिल रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो रजीम चेंज के बाद तो ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो गई, तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट का था, तो उनका भी बेड़ा गर्क हो गया। तो अभी तक जिन्होंने बेड़ा गर्क किया उनसे आप उम्मीदें लगाए बैठे हैं, ये मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अब आप लोग किस तरह उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये आपकी सुनेंगे और दोबारा से ये इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाएगी, कैसे चलेगी? सब मेन चीज है, आप जब भी कोई भी आप देखें ना, कोई भी चीज देखते हैं, आपका काम कोशिश करना है, और नाकामी का मतलब कतन ये नहीं होता कि आप चीजों को बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है, हम डायलॉग के जरिए इनको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं समझेंगे तो अगला ऑप्शन तो हमारे पास मौजूद है जो हम प्रोटेस्ट की सूरत में भी लेके आ सकते हैं, लेकिन हम उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आपने चीजों को स्मूथ करना है। और देखिए हम जो चीजें प्रपोजल उनको देख रहे हैं उनमें गवर्नमेंट को भी लॉस नहीं है। हमें अगर हमारा बिजनेस चलेगा तो उनको भी प्रॉफिट होगा। आप मुझे ये बताए ना, अगर डीएचए में हफ्ते में 50 ट्रांसफरें अगर लेट से मैं कहता हूँ होती थी, तो अब महीने में भी 50 नहीं हो रही, तो वो अल्टीमेटली लॉस है ना उनको। ठीक है, तो जब हम अपनी पॉलिसीज उनको देंगे तो उससे क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, हमारा बिजनेस बढ़ेगा, इनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अच्छा चलो सादा लफ्जों में बताएं हमारे नाजरीन को कि इस वक्त प्रॉब्लम कहां पर खड़ी है। आप बिजनेस तो पहले ही कर रहे थे, इन लोगों ने शुरू में आपके लिए कुछ प्रॉब्लम खड़ी की, फिर बाद में आपकी बातों को मानकर ओपन दिया, फिर आपको हम पता है एमनेस्टी आ गई, अब कहां पर रुकावट है, वो टू द पॉइंट बताइएगा जरा। सर प्रॉब्लम इस टाइम दो हैं, एक तो मुल्की जो इनकी कोई भी बंदे का फोकस, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, चाहे वो हुक्मरान पार्टी है या ओपोजिशन है, उनका फोकस इस टाइम मुल्क है ही नहीं। वो अपनी बंदरबान में इस टाइम लगे हुए हैं। सबसे बड़ा अलमिया ये है। दूसरा ये है कि ये लोग समझते हैं कि जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है ये एक नॉन प्रोडक्टिव बिजनेस है। ठीक है, हमने 12 इनको भी कहा है कि आप एक चीज को बंद करें तो कम से कम दूसरी ऑप्शन देना। तो बादल दे दें। भाई साहब मैं आपसे ही पूछता हूँ, पाकिस्तान में दूसरी ऑप्शन क्या है कि जो बंदा बिजनेस करे?
आप किसी प्रोडक्शन के बिजनेस में नहीं जा सकते, बिजली नहीं है। आप किसी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में नहीं जा सकते, गैस अवेलेबल नहीं है। सही। आप कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते, आपकी एलसीज बंद हुई हुई हैं। आप क्या करेंगे? अल्टीमेटली फिर एक ही ऑप्शन आती है एक बेरोजगार बंदे के पास कि यार प्रॉपर्टी का एक दफ्तर खोले और वहां पे वो अपनी चीजें शुरू कर दे। अब उस बिजनेस से अल्टीमेटली इकोनॉमी को फायदा ही हो रहा है। देखिए ईंट, सरिया, बिजली, सिरेमिक्स, जितनी भी चीजें हैं ये सारी इससे इंटरलिंक है। जब आप इसको रोकते हैं तो वो इंडस्ट्री भी रुक जाती है। तो मैं इनको होश के नाखून लेने चाहिए। आप एक चलता फिरता, आप देखें कोरोना में अगर पाकिस्तान को किसी ने संभाला है तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी। सही कहा आपने। और उसमें लोगों ने आपस में पैसा भी कमाया, तमाम मजदूरों को भी। आप देखें घर बनेगा उसमें 40-50 लोग जो हैं उनको रोजगार मिलता है। और अगर मुझे 20 लाख रुपए टैक्स डाल देंगे और 25 लाख रुपए मेरी बची है तो 5 लाख रुपए की खातिर मैं 6 महीने क्यों 5 मरले घर में लगाऊंगा कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट भी ब्लॉक किए रखूं। सही। अच्छा अच्छा साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा। अब हमारे नाज़रीन को ज़रा थोड़ा सा बताते जाइएगा कि DHA के बाहर अगर वो निकलते हैं तो आपके सराउंडिंग में काफ़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कोई एक दो का नाम बताइए जहां लोग सरमायाकारी कर सकते हैं अभी इस बुरे हालात के अंदर भी। तो देखिए जो प्राइवेट सेक्टर में सोसाइटीज हैं अभी, अब DHA रेबर की सराउंडिंग में आप देखें लेक सिटी है, अल-कबीर टाउन है, लिबर्टी लैंड है, पार्क एवेन्यू है, जैतून का प्रोजेक्ट है। ये वो सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें लोग इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि बाइंग पावर खत्म हो गया सर भाई। अब मेन चीज है कि जिस अब आप मुझे कहे ना कि 1 करोड़ रुपए का 5 मरले का प्लॉट ले लो तो सर मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं होगा। मैं 8-10 लाख रुपया इंस्टॉलमेंट दे के एडवांस तो अपनी सैलरी में से कटौती करके उसको देता जाऊंगा और उससे मेरी चीजें। अब सिर्फ मसला सिर्फ ये है कि आप सिर्फ ये वेरीफाई कर लें कि जिस डेवलपर के साथ भी आप काम करने लगे हैं या आप प्लॉट लेने लगे हैं उसकी रेपुटेशन मार्केट में से इजीली आपको पता चल जाती है। तो जो अच्छी रेपुटेशन के हामिल डेवलपर्स हैं उनसे प्लॉट ले लें इंशाल्लाह। तो वो क्या होगा कि आपकी जैसे आप कमेटी डालते हैं सेम वही सूरत हाल पैदा हो जाती है। लेकिन कमेटी में आपको उतने ही पैसे मिलते हैं, इसमें आपके पैसे डबल या ट्रिपल हो जाते हैं जब तक कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट फिनिश करते हैं। चले जैसा आपने जैतून लाइफस्टाइल की बात की, ईडन के मुतासिर अभी बेचारे रोल रहे हैं, कभी कभी यहाँ भी धोखा हो जाता है, न्यू लॉ सिटी के भी रोल रहे हैं। बहरहाल नेक्स्ट आपको किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में शामिल करेंगे, प्रोग्राम में शिरकत करने की कोशिश इसलिए गाई साहब ये कहा है कि आप पहले उस डेवलपर की अपनी जो रैकी है वो पूरी कंप्लीट करें। देखें यहाँ पे जितने भी बंदे हैं उनमें फिंगर आप जैसे अल-कबीर टाउन है, अब अल-कबीर टाउन में देखें जितने भी चीजें उन्होंने डिलीवर की हैं, बिल्कुल की हैं। अब अगर आप इथार टाउन ये जो लिबर्टी लैंड्स है उनका जो पहला फेज है उन्होंने डिलीवर किया उसको। अब पार्क एवेन्यू एक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर चीजें डिलीवर हुई हैं। तो मेन चीज है कि आपने ये जो बंदा है उसने देखना है कि वो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो डिलीवर, लेक सिटी देख लें उन्होंने डिलीवर किया है। देर सवेर होना एक अलग बात है, उसमें थोड़ी सी देर सवेर जाती है, लेकिन अगर नीयत ठीक हो जाए तमाम चीजों का जो महवर है जो मैंने पहले बताया वो नीयत जाते जाते बता दीजिएगा, नीयत जाते जाते बता दीजिएगा ना तो इंशाल्लाह वो बेहतर। लिबर्टी लैंड की अब क्या पोजीशन है? जो माल इन्होंने दूसरी टर्न पे निकाला फेज 2 में, वहाँ भी अब ट्रेडिंग हो रही है, कोई माइनस में है कि अभी लेवल पे चल रहा है? कहाँ पे किस लिबर्टी लैंड में? लिबर्टी लैंड जी, लिबर्टी लैंड में ही जो इन्होंने अभी फेज 2 जियाबगर रोड के ऊपर है, पूरे लाहौर में इस प्राइस पे 5 मरले का प्लॉट अवेलेबल नहीं है। डेवलप प्लॉट 37 लाख की ब्रैकेट में है और इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर इसकी डेवलपमेंट भी कंप्लीट होगी और ये पोजीशन के लिए रेडी होगा। बैलेटिंग हो चुकी है उसकी और मैं खुद भी इस सोसाइटी में काम कर रहा हूँ। अच्छा। एक आप आने वाले वक्त में देखिएगा कि इसकी सराउंडिंग में जियाबगर रोड में ही एक बेस्ट सोसाइटी के तौर पे उभरेगी इंशाल्लाह। चलें जो साहब, बहुत शुक्रिया आपको, नेक्स्ट पे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जो साहब, आपने बातें सुन ली हैं, अब मुझे बताएं, जब गवर्नमेंट सपोर्ट ना कर रही हो रियल एस्टेट को तो फिर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो उनसे हो पाया, जो बन पाया उसी तरह ही कर रही है। लेकिन ये है कि अगर गवर्नमेंट की मदद मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाती है, तो यही रेवेन्यू जनरेट करा के दे सकती है कौमी खजाने में, लोगों इसको गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकती है। लेकिन शायद मुझे तो अफसोस होता है कि ये गवर्नमेंट शायद आई इसीलिए है कि मुल्क का दिवालिया निकाले और हर तरह इंडस्ट्री बंद कर दी इन्होंने। कल साहब 4-5 साल हुकूमत गुजर गई, 4 साल की इमरान खान नहीं, हम तो इनको 5 साल 8 महीने को देख रहे हैं बस कि पिछले इससे पहले नवाज शरीफ गवर्नमेंट थी, प्रोटेस्ट हुए, ये मेजर रफीक असरत साहब एक काफिला लेके चले, पूरी लाहौर की जो कम्युनिटी थी उनको इकट्ठा किया, कराची में हड़ताल हुई, पेशावर में हुई, इस्लामाबाद में, लाहौर में।
फिर चारों न चार जो हमारे सागदार साहब हैं, इन्होंने टाइम दिया और आप यकीन करें कि सिर्फ वो उन्होंने गूगल से मिट्टी झाड़ी होगी, वो सिर्फ वो लॉलीपॉप दिया और मेजर रफीक असरत साहब जो हैं वो मुबारकबाद देते हुए वहां से हार पर आके जफियां लगा के आगे जी बिल्कुल वापस आ गए। और हमने क्योंकि उस टाइम भी मैं एक प्रोग्राम कर रहा था प्रॉपर्टी टाइम के नाम से, मैं जब मेजर रफीक साहब को बुलाया तो वो बड़े हमें भी मुबारकबाद दे रहे थे कि खुश थे बड़े कि हमारे मुतालबा मंजूर कर लिए गए, हम विन कर गए हैं। ठीक है। और आज भी हम वहीं पे खड़े हैं, आज 4-5 साल के बाद भी अब वहीं पे इंडस्ट्री खड़ी है कि इसको इंडस्ट्री तो हमारे मुंह से निकल ये मैं कहता हूँ इसको इंडस्ट्री तो आप बनवा नहीं सके, तो इसका मतलब ये है कि आपके बाकी मुतालबा तो कोई बेमानी नहीं है। उस टाइम काजी साहब बेसिक एजेंडा यही था कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिलवाना। 5 साल, ये मतलब कि जुबानी कहना 5 साल छोटी बात नहीं है, 5 साल का अरसा गुजर गया है। ये वहीं पे दगरगू हालात हैं। हमारी प्रॉपर्टी जो डीलर एसोसिएशन है वो भी इसके ऊपर सिर्फ हर 6 माह के बाद, 1 साल के बाद वो दिखाने का एक प्रोटेस्ट करते हैं, इसको सीरियस नहीं देते। जैसे आप काजी साहब फरमा रहे थे कि इनके आपस में भी कुछ मामला हैं डीलर एसोसिएशंस के, कि ये एक जगह पे यकजा नहीं होते। ठीक है सर। अच्छा, ये मजे की बात ये है कि ये हुक्मरान खुद ये कहते हैं कि जनाब ये बैकबोन है, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, मानते हैं। और डीएचए में आज से 5 साल पुरानी प्रैक्टिस है सर कि वहाँ पे 115 नंबर 120 नंबर डेली की ट्रांसफर चल रही होती थी। अभी वो सिंगल डिजिट में आ गए हैं, 5 ट्रांसफर 7 ट्रांसफर 10 ट्रांसफर, ये डेली की रूटीन है। तो सर ये लम्हा फिक्री है कि जहां से इतना अरबों रुपया रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, तो ये हुकूमत को वाकई में होश के नाखून लेने चाहिए कि वो इसको क्यों जानबूझ के इस इंडस्ट्री का गला दबा क्यों रहे हैं। इसकी समझ से बालातर है कि जो स्टाम्प ड्यूटी है, जो इसमें चाहिए कोई तरमीम करें, ठीक है, वो टैक्सेस कम करें। जो ये फाइल सिस्टम है उसके ऊपर अगर आप कोई 2000 का या 1000 रुपए का स्टाम्प लगा दें, देखें कि वो जब ट्रांजैक्शन होती है तो वो अरबों रुपया जो है वो हुकूमत को फंड जनरेट होगा। लेकिन पता नहीं क्या ये पॉलिसी मेकर कौन से वहां पे बैठे हुए हैं, कौन से वहां पे बैठे पॉलिसियां बना रहे हैं कि उनको सीधी सीधी बात जो हमारे जैसे लोगों को समझ आ रही है, ये बड़े पॉलिसी मेकर जो है वो जो लाखों करोड़ों रुपया वो सैलरी ले रहे हैं हुकूमत से, उनकी बात ये समझ में नहीं आ रही। जो सर मैं तो इतना समझा हूं कि अगर ये रजीम चेंज के बाद मईशत ही बेहतर कर लेते तो शायद लोगों का एतमाद बहाल होता। अच्छा जी, तैयारी करके वहाँ से सागदार को भेजा गया, ये तुरम खां आएगा और पता नहीं क्या कुछ मईशत में बेहतरी ले आएगा। डॉलर डर कर भाग गया, नीचे आ गया। आज मईशत की हालत देखें आप, तबाही है, बर्बादी है, लेकिन उनके सर तक जू तक नहीं रेंग रही। और वो काजी साहब वो भी एक पूरी एक मोनोपोली थी सागदार साहब को यहाँ पे भेजने की, कि उससे पहले डॉलर का रेट नीचे किया गया और लोगों को एक जो ये भी वो एक्सपोज हो गया ना। जी एक्सपोज हो गया ना सर, जो रियलिटी है वो 10 दिन के बाद वापस आ जानी। अवाम को एतमाद नहीं है। अवाम को ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की जो मईशत का बेड़ा गर्क किया है वो इसी रजीम चेंज के बाद इससे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ने किया है। और ये लोग अब बेहतरी कैसे ला सकते हैं जब आपने लूट मार कर ली। 20-22 अरब डॉलर इमरान खान खजाने में छोड़ के गया, आज आपको 6 या 7 अरब डॉलर खजाने में नजर आ रहे हैं। वो भी किसी के हैं, वो आपके तो है ही नहीं। मुल्क आपका दिवालिया तकरीबन हो चुका है जिसको आपने। काजी साहब मुल्क दिवालिया हो रहा है, इससे वाकई सही कह रहे हैं वो जो साहब जो फरमा रहे थे कि इनको इससे कोई गर्ज नहीं है। और हम इसको एक पार्टी को नहीं लेते, मतलब कि वो इमरान खान को भी ले लें, नवाज शरीफ को भी ले लें, काम इनके सिर्फ एक ही है कि वो सिर्फ यही देख रहे हैं कि ये सीट हमें कैसे मिलनी है, पंजाब हमें कैसे मिलना है, केपी हमें कैसे मिलना है। कोई ये नहीं देख रहा कि बच्चे भूखे मर रहे हैं, मुल्क का हालात जो है वो बिल्कुल सत्यानाश हुआ पड़ा है। खुदा न खास्ता जो हालात चल रहे हैं वो किस तरफ चल रहे हैं, लेकिन इनको सिर्फ ये पड़ी है कि वजीर आला पंजाब का कौन और केपी का वजीर आजम कौन रहेगा, कितनी देर रहेगा और असम्बलियां कितनी देर, अवाम को। अच्छा बहरहाल नाज़रीन, आपने प्रोग्राम में मेरे दोनों मेहमानों की बातें सुनी। हुकूमत को मैं समझता हूँ इस वक्त चाहिए कि फौरी अगर इस इंडस्ट्री को चलाना है तो इनको रिलीफ देना चाहिए और इनसे मिलकर, ये मेन स्टेक होल्डर हैं, इनके साथ मुशावरत करें कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको हल करते हैं। दूसरा नाज़रीन, अगर मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट अगर मुल्क के साथ सिंसियर है तो फिर नए इलेक्शन की तरफ चले जाएँ। एक फ्रेश मैंडेट आएगा, जो नए सरमायाकार हैं वो आएंगे पाकिस्तान में और लोगों का एतमाद बहाल होगा। जो मईशत का हाल इन्होंने पिछले 8 माह में कर दिया, अब कोई भी सरमायाकार यहाँ पर सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। इवन जो इंडस्ट्री हैं वो बंद हो रही हैं और जो लोगों का सरमाया यहाँ जमा पूंजी लगी हुई है वो डॉलरों में और सोने में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या बैंकों में रख कर सूद खा रहे हैं। ये इस मुल्क के साथ बदकिस्मती हुई है कि इस वक्त कोई भी मुल्क का नहीं सोच रहा, सारी अपनी ज़ात का सोच रहे हैं।
प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।